13 में से कितने? 12। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? लड़की कितनी? 12/13। कितने लड़के दांत साफ कर रहे हैं? 12/13। 12 लड़के कितने में से? 13 में से। सिर्फ एक कोई लड़का गंदा है जो नहीं जो दांत साफ नहीं करता। और लड़कियों को देखो, लड़कियों को 6 लड़कियां दांत नहीं साफ। ये किसी जलन में क्वेश्चन बनाया है। ये बहुत जलन में बनाया गया क्वेश्चन है। सर ये 12/13 कैसे हुआ? देखिए, देखो देखो, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 28। 28 है ना जी। जिसमें लड़कियां कितनी हैं? 15। 15। अगर 28 विद्यार्थी हैं, लड़कियां 15 हैं, लड़के कितने हैं? लड़के हैं 13 लड़के हैं। क्वेश्चन भी ये कह रहा है 21 विद्यार्थी दांत साफ करते हैं प्रतिदिन। कितने? 21। और लड़कियों का दांत साफ करने वाले विद्यार्थी लड़कियां कितनी? जो भी लड़कियां हैं उनका 3/5 हिस्सा। जो भी लड़कियां हैं उनका कितना हिस्सा? 3/5। 5 दिया ये तो सर 9 आ गया। तो कितनी लड़कियां? 9। और दांत साफ करने वाले टोटल विद्यार्थी हैं कितने? कितने हैं? 21 क्वेश्चन में दे रखा। अच्छा हाँ किया है। देखिए मिला है। जी सर किया है। अब 9 अगर लड़कियां दांत साफ करती हैं तो लड़के कितने दांत साफ करते हैं? 12। 21 में से 9 कम करो तो 12 लड़के दांत साफ कर रहे हैं। अब इनका हिस्सा पूछा गया तो 12 कितने में से? तो ये तो आपको बहुत अच्छे से हमने बताया हिस्सा निकालना, औसत निकालना। 13 में से कितने? 12। ठीक है। और अगर ये हिस्सा पूछ देता कि कितने लड़के दांत साफ नहीं करते हैं तो उनका हिस्सा क्या है? कितने में से? 13 में से 1। और इन दोनों को अगर जोड़ दें तो ये एक हिस्सा बनना चाहिए। अभी नहीं समझ में आया भाई कोई भी भाग होता है तो कितना होता है? एक ही तो होता है। 9 कम किए हमने। 12। 13 में से 12 साफ कर रहे हैं और 13 में से 1 साफ नहीं कर रहे हैं। लड़कियों को गंदा साबित कर दिया। ये उल्टा होना चाहिए था मेरे हिसाब से। ये आलस लड़कों में ज्यादा होता है ना अपना साफ करने। अच्छा इसमें से इन्होंने 9 हटाया बचा 12। ठीक है। और 13 लड़के बचा। एक लड़का है जिसने दांत साफ नहीं किए हैं, 12 लड़कों ने दांत साफ नहीं इन्होंने ये किया ना जो उसके उन्होंने कितनी दे रखी है। लड़कियां 9 आई, इसमें से 9 हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया? निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? सत्य पूछे गए। प्रत्येक संख्या अपने योज्य प्रतिलोम से सदैव बड़ी होती है। प्रत्येक संख्या अपने योज्य प्रतिलोम से सदैव बड़ी होती है। क्या ये बात सही है? नहीं बिल्कुल नहीं। कौन कौन कहेगा सही है बात? योज्य प्रतिलोम के बारे में पहले आपको मालूम होना चाहिए। योज्य प्रतिलोम पढ़ा है?
कंडीशन पढ़ा होगा तो याद है। पढ़ा है योज योज यानी कि योग का उल्टा। योज से याद करें क्या? योज या योग प्रतिलोम का मतलब इनवर्स। रेसिप्रोकल। इसी को हमने लिखवाया था योगात्मक। एडिटिव इनवर्स। कोई भी संख्या हमेशा सदैव किससे बड़ी कह रहा है? योज प्रतिलोम से। 5 का योज प्रतिलोम कितना होगा? बड़ी है। -10 का योज प्रतिलोम कितना होगा? क्या ये बड़ी है संख्या? भाई ये संख्या है, ये एडिटिव इनवर्स है AI। तो बताइए हमेशा क्या योज प्रतिलोम से संख्या बड़ी है? नहीं। तो ये कथन क्या हो गया? गलत। ठीक है। योज प्रतिलोम क्या होता है? अगर संख्या प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। ठीक है। प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस, और माइनस का उल्टा यही योज प्रतिलोम की कंडीशन है। यदि किसी संख्या और योज प्रतिलोम को जोड़ दिया जाए जीरो, तो सदैव क्या आएगा? जीरो, जीरो आएगा। ये अगर आपको कथन में मिल जाएगा, अरे यहां देखो, कोई संख्या और उसका योग प्रतिलोम दोनों को जोड़ो क्या है? जीरो। कोई संख्या उसका योग प्रतिलोम दोनों को जोड़ो क्या है? जीरो। अब अंकों में ना करके ये है, ए का योग प्रतिलोम क्या होगा? दोनों को जोड़ो तो क्या है? जो जीरो आता है उसी को बोलते हैं योगात्मक अक्षमक, एडिटिव आइडेंटिटी। इन दोनों को जोड़ा जाए संख्या और उसके योग प्रतिलोम को जो जीरो आया, यही जीरो कहलाता है योगात्मक तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी। सर ये जीरो ही क्यों आएगा? पड़ा हुआ है जीरो माइनस ये प्लस माइनस एक माइनस एक प्लस जी 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 एक प्लस में एक माइनस में दोनों क्रॉस। माइनस से हो जाएगा प्लस तो वो वाला देखो जिसकी वजह से ये सब हमेशा चलते रहे। अब ये समझ लो मात्र 1 महीने की बात है, थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाओ। आपने जो अभी तक पढ़ा नहीं पढ़ा वो अलग की बात। मान लो किसी ने नहीं भी पढ़ा और वो अगर इन 1 महीने में कंसंट्रेट होकर थोड़ा सा अपने सोने से या रील्स वगैरह देखने से या अपने विद्यालय से थोड़ा थोड़ा समय निकाल के अगर आप अपने पेपर के लिए कंसंट्रेट मात्र 1 महीना, तो यही सीटेट निकल जाएगा, सभी का निकल जाएगा, सबका निकल जाएगा, एक एक का निकलेगा, कोई फेल नहीं होगा। बस इतना, कितना समय देना, कितना समय मिलेगा? एक महीने मात्र। अभी तक पढ़ा नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, इन 1 महीने में अब देखना आपकी यहाँ जो भी पढ़ा है ये यहाँ रिवीजन करा के आपको सारी कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दी जाएंगे। कंसंट्रेट रहिए और रेगुलर रहिए। अब पढ़ते समय जितना हो सके, ये नहीं कि मतलब हम फ्री हो गए, हम किताब में लग गए, लाओ तब तक बातें कर लें। इससे होता क्या है, जिस
जगह आपका दिमाग कंसंट्रेट हो रहा था। और इस टाइम इतने फोल्डर आपके दिमाग में बने हुए हैं, इतनी उम्र में बहुत फोल्डर बन गए होंगे, है ना। बच्चा होता है उसकी मेमोरी क्या होती है, खाली होती, कम फोल्डर होते हैं। अब जब ज्यादा फोल्डर होते हैं तो उसमें क्या होता है, पता चले हमने इधर से डाटा ट्रांसफर किया, किसी कर्व फोल्डर में चला गया जो खुल ही नहीं रहा है दोबारा। सब पास हो जाएंगे, सबके सब पास न हो जाए तो बात करना है, सिर्फ इस 1 महीने कंसंट्रेट हो जाइए मात्र। अब भगवान करे मेरी सरस्वती बैठी हूँ इस समय, कहते दिन देर बाद सरस्वती जी है ना, 1 महीने आप कभी ये लो, ये मत भूलिए, ये मत भूलिए। नचा देगा ना तो फिर कुछ नहीं। हम तो चाह रहे हैं किन्हीं भी तो पहला आपका गलत हो गया ना, इसके पंडित हम किन्हीं भी दो पूर्णांकों का योग उन पूर्णांकों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। कोई भी दो पूर्णांक है, ये तो बड़ा हो गए कोई भी दो पूर्णांक है, दीदी आप और वो ये कह रहा है कि दो पूर्णांकों का योग किन्हीं में, इन दोनों में से किन्हीं भी से क्या होता है, बड़ा होता है। तो 3 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, बिल्कुल सही है। हाँ ये सही हो अब आ जाओ, पूर्णांक तो ये भी होते हैं, पूर्णांक तो ये भी होते हैं। तो ये आ गया माइनस का 5। तो जरा बताओ, -3 बड़ा है -5? -3 बड़ा है, क्योंकि ये माइनस में है। देखना पूर्णांक भी भूल गए। चलिए देखिए, +1 +2 +3 +4 कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक। -1 -2 -3 -4 कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक। ये आपके कौन से पूर्णांक, धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये आपके कौन से पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर्स। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, देखो कोई तो बता रहा है, क्योंकि अभी तीसरा हमने लिखा नहीं, उससे पहले पूछ दिया। 0 पूर्णांक। पूर्णांक कितने प्रकार के, 3। अब देखना, ये जैसे जैसे राइट हैंड जाएगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे लेफ्ट हैंड आएगा घटता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा मान, ऐसा 4 3 2 1 एक कम हो रहा है। फिर 1 में एक कम करो, 0 में एक कम करो, -1 में एक कम करो, -2 में एक कम करो, -4 में एक कम करो, तो -3 बड़ा है -5, -3 बड़ा है। आप समझ में आया? तो ये भी आपका कथन क्या हो गया, -2 का परवर्ती, -1 परवर्ती क्या होता है, परवर्ती, उत्तरवर्ती और अनुवर्ती, ये 3 शब्द हमने लिखवाए थे। और अगर हो सके तो काम आ जाए उत्तराधिकारी, तो ये भी याद करवाएगा। उत्तराधिकारी कब बनता है, बाद आने वाला, आगे आने वाला ही तो बनता है उत्तराधिकारी। किसी राजा का कोई उत्तराधिकारी है तो वो तो क्या कौन बनेगा, आगे आने वाला, ठीक है। परवर्ती, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती और उत्तराधिकारी। पूर्ववर्ती के लिए सिर्फ पूर्ववर्ती नाम आएगा, ठीक है।
प्रीडिसेसर और सक्सेसर, क्लास के बाद पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। पूर्व यहाँ पहले से ही लगा हुआ है। पूर्व का मतलब पहले आने वाली संख्या पूर्ववर्ती, बाद में आने वाली संख्या उत्तरवर्ती। तो बताओ अब परवर्ती कब मिलेगी? जब प्लस का 1 करेंगे। तो -2 में प्लस का 1 करेंगे, क्या आएगा? माइनस का 1। तो क्या तीसरे कथन में बात सही लिखी है? बोलिए। -2 का परवर्ती -1, एक संख्या और उसके योग प्रतिलोम का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। बताइए सही लिखा है गलत? सही। एक संख्या और उसके हर कंडीशन में बात सही होनी चाहिए। 5 और 5 का योग प्रतिलोम -5, माइनस का 25, माइनस का 7 और उसका योग प्रतिलोम प्लस का 7, सशक्ते 49 और माइनस। कह रहा है एक संख्या और उसके योग प्रतिलोम का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। सही कह रहा है गलत? सही कह रहा है। तो कौन कौन से? तीसरा और चौथा सही है। और ये है किसमें? फोर्थ। देखिए कैसे कॉन्सेप्ट को रख के उन्होंने ऑप्शन बनाया। इसमें आपका योग प्रतिलोम, पूर्णांक का कंडीशन, परवर्ती, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती की कंडीशन और फिर योग प्रतिलोम की कंडीशन। यानी कि एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन। टाइम क्यों लगेगा? आपको कॉन्सेप्ट आती है, आप करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 36। आपको हम ये दिखाना चाह रहे हैं क्वेश्चन आपको पूछे कैसे जाता है। और ये 2023 का पेपर है। एक दुकानदार ने सेवों के 138 डिब्बे, जिनमें से प्रत्येक में 24 सेव खरीदे। पहले दिन वह सेवों के केवल 117 से 3/4 डिब्बे ही बेच पाया। उसके पास कितने सेव शेष बचे? देखो डिब्बे उसके पास कितने हैं? 138 डिब्बे। प्रत्येक डिब्बे में सेव कितने हैं? 24। और कह रहा है कि पहले दिन वह सेवों के केवल 117 सही 3/4 डिब्बे ही बेच पाया। एक 138 डिब्बे और बेच कितने पाया वो? पहले दिन बेचे गए डिब्बे 117 सही 3/4। ठीक है। उसके पास सेव कितने बचे और एक डिब्बे में सेव कितने हैं? लगाइए। आया कितना आया? 486। देखो क्या हम इसको 117 प्लस 3/4 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं?
117 प्लस 3/4, 138 में से 117 बेच दिए, 3/4 और बेच दिया। ठीक है, 138 में से पहले तो 117 कम कर दो, तो कितना? क्योंकि आप इसका मल्टीप्लाई करके जब करोगे तो कठिन कर लोगे। तो 1 और 2, 21 डिब्बे। ध्यान से सुनना है कैसे घटाते हैं। ये जो भिन्न वाली संख्याएं उनको हम कैसे घटाएंगे। पहले तो हमने पूरी वाली संख्या घटा ली, तो कितनी आई? 21। अब हमें 3/4 और घटाना है, क्योंकि ये भी बेच दिया उसने। तो 3/4 घटाने के लिए या तो हम इसी से ही 3/4 घटा लें, या हम क्या करें, 20 अलग कर लें और 1 में से 3/4 बहुत आसान होगा घटाना। 1 माइनस 3/4, 4 एकम 4 में से 3 गया, 1/4, तो 20 सही 1/4। ये हमारा शेष डिब्बे आ गए। और एक डिब्बे में 24 क्या है? सेब। तो 20 चौको 80 और 81/4 गुणा 24, 4 6 एकम 6, 8 6 48, 486। फिर से सुनना, देखिए टोटल डिब्बे उसके पास कितने थे? 100 कितने थे? 117 से ही 3/4 दिया गया। आप थोड़ी देर के लिए समझ लो कि 117 डिब्बे ही बेचे उसने। कितने? 117। 117 घटा दिया, बचा कितना? 21। चलिए 21 डिब्बे बचे। ठीक है, अब जरा बताओ, वो ये कह रहा है कि एक डिब्बे में कितने ऐसे हो? 24। 24, 21 चौको 84 हासिल, 8 21 दूनी 42 और 8 504। अभी उसने 3/4 किसी एक डिब्बे का, भाई 3/4 का मतलब किसी एक डिब्बे का 3/4 बेच दिया होगा। 4 6 24 6 दिया, 18 से और बेच दिए उसने। तीन बटे 4 और बेच दिए उसने। तो 24, एक डिब्बे में 24 सेव है। 3/4 का मतलब क्या? किसी एक डिब्बे का 3/4 हिस्सा, 3/4 हिस्सा यानी कि कितना? 18 और बेच दिया उसने। तो टोटल 504 में से 18 घटाएंगे 486। तो आपको और वैसे क्या करना था देखना, इसका इसमें गुणा करो, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, इससे 138 से घटाएंगे। तो 138 से जब घटाएंगे तो फिर 4 से गुणा 138 में करना पड़ेगा, फिर घटा हटा के करेंगे, फिर उसमें 24 से गुणा करेंगे। बड़ा लेंथी कैलकुलेशन होगी। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 37। तो कोण जिनका योग 180 अंश है सदैव कहलाते हैं संपूरक कोण। कौन सा? संपूरक कोण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस पे विशेष ध्यान देना है, फिर से बता रहे हैं। हाँ, कोटि पूरे कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। 90 अंश। कोटि पूरक कोणों का योग कितना? कोटि पूरक को और क्या बोलते हैं? पूरक। संपूरक कोणों का योग कितना? 180 अंश। 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। उसका आप दूसरा अर्थ भी निकाल लिया करिए। क्या कह रहा है? कौन सा गलत है। एक न्यून
ये तो कराया था सर। एक न्यून कोण और एक समकोण का योग सदैव एक अधिक कोण होता है। सही है। चलिए, तो हर कंडीशन में सही होना चाहिए ना। कोई भी न्यून कोण लिख लें। न्यून कोण क्या होता है? 90 से कम। 0 और 90 के बीच। चलो हमने 80 ले लिया। और एक क्या उसने कहा? समकोण। एक न्यून कोण और एक समकोण का योग सदैव एक अधिक कोण होता है, 170। अब हम मान लो न्यून कोण एक भी ले सकते हैं, ये भी तो न्यून कोण ही है, 90। अब जरा बताओ, वो ये कह रहा है अधिक कोण होता है। अधिक कोण क्या होता है? 90 और 180 के बीच। भाई समकोण में कुछ अगर जोड़ोगे तो 90 से ऊपर ही तो जाएगा, और 90 में आपको 90 से कम जोड़ना है, क्योंकि न्यून कोण जोड़ना है। तो ये बात सही है गलत है? सही है। दो न्यून कोणों का योग सदैव एक समकोण से कम होता है, क्या सही है? गलत है। तो दो न्यून कोण, हम मान लो 80-80 ले लिए दोनों, तो ये तो हो गया 160। और वो कह रहा है, क्या कह रहा है? दो न्यून कोणों का योग सदैव एक समकोण से कम होता है, क्या सही है? गलत। ऐसे आप कर लिया कीजिए। दो समकोणों का योग एक ऋजु कोण के बराबर होता है। दो समकोण 90-90 ऋजु कोण, सरल कोण आपको लिखाया था, सरल या ऋजु कोण। अब पता चला सरल कोण पढ़ के गए, ये आगे ऋजु कोण की। ऋजु कोण कौन सा कोण है, हमने पढ़ा ही नहीं। तो सरल को ही ऋजु कोण बोलते हैं, और सरल कोण सरल रेखा पर बनता है, और एक सरल रेखा 180 अंश का कोण बनाती है, जो की बात सही है। ठीक है। दो अधिक कोणों का योग सदैव एक प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती किसे कहते हैं? बृहद कोण को। बृहद कोण को ही बोलते हैं प्रतिवर्ती। रिफ्लेक्स एंगल। किस किस के बीच? 180 अंश और 360 अंश। तो कह रहा है दो अधिक कोणों का योग, अधिक कोण मान लो 150 की ले ली हमने। अधिक कोण क्या होते हैं? 90 और 180 के बीच। तो 150-150 300, 150-150 300, और 300। जरा बताइए बृहद कोण की कंडीशन कहां से कहां तक है? 180 से 360। ठीक है। तो कौन कौन से सही है इसमें? पहला, दूसरा, चौथा। नहीं, पहला, दूसरा, चौथा। आंसर कौन सा सही होगा? क्योंकि पूछा क्या था? गलत। दूसरा गलत होगा और बाकी का सब सही है। निम्न अक्षर समूहों में से किस एक में केवल एक सममित रेखा है? कोई समूह है आपका जिसमें केवल एक सममित रेखा होगी, सभी लेटर्स में, सभी लेटर्स में एक एक सममित रेखा होगी। बताइए, सममित रेखा क्या होती है? पहला वाला। किसी वस्तु या आकृति को बराबर भागों में काटने वाली वह रेखा सममित रेखा कहलाती है यदि दोनों भाग एक दूसरे को पूर्णतः ढक लें। दोनों भाग एक दूसरे को पूर्णतः ढक लें। सर सेकंड होगा। ये देखो, ये नहीं, इसमें होगा कौन सा? तीसरा। टी में एक सममित रेखा। देखिए इस तरह अगर काटेंगे, इसको पलट के ऐसे रखेंगे, एक दूसरे को क्या कर लेगा? काट लेगा। ई में एक सममित रेखा, ये भी काट के ऐसे करेंगे, ढक लेगा।
और एम में भी इसको जब बीच से काटेंगे ढक लेगा। तो इन सममित रेखाओं को बोलते हैं क्षैतिज सममित रेखा और ये ऊर्ध्वाधर सममित। ठीक है, तो सर फर्स्ट वाले को नहीं करेंगे। फर्स्ट वाला है सर, एच में दो होती है, एच में, आई में दो, एक ऐसे समझ में आया? एच में एक हॉरिजॉन्टल होगी, एक आप ऐसे काट के ऐसे इसको करोगे तो भी ये ढक लेगी, ऐसे काटेंगे थोड़ी देर। और इसको ऐसे काट के ढक लोगे तब भी ये बराबर भाग में। हाँ, और आई आप ऐसे बनाते हैं, इस तरह काटेंगे तो ये एक दूसरे को ढक लेगी, और इसी रेखा पर, इसी लाइन पर काट देंगे तो ये बराबर ही तो होंगे दोनों इससे, तो ये इसको ढक लेंगे। ठीक है, तीसरा DEM सममित रेखा जब पढ़ाई थी पूरी, आपको अंग्रेजी अल्फाबेट के हमने सममित रेखा बना के दिखाई थी। ये आपका आ गया समय, चाल समय दूरी का, और ये वही सालू प्रातः है, इतने बजे निकलती है, 2 अप्रैल को रात को वापस चल पड़ी। कितने 40 साल दूरी समय का है। अब सुनिए, क्वेश्चन आपने देखे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या कठिन है? बस थोड़ा सा धैर्य रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें कि हाँ हम मैथ कर लेंगे। सिर्फ दिक्कत क्या है? डर है, डर। और पेपर जैसे ही मिलेगा सबसे पहले आप वही देखोगे, मैथ देखें कैसी आई है, क्योंकि डर है उसमें, बाकी का तो कर लेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। measurement of central tendency, यूपी टेट में तो बहुत पूछता है, मान लो इसमें पूछ दिया, लेकिन औसत वगैरह तो पूछ ही देता है, तो मात्र को ही औसत बोलते हैं। कितनी होती है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें? 3। माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर, ये नाम आपको दिए जाएंगे, और ये आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कौन सी? 1, 2 और 3। ठीक है, यूपीटीटी में तो लगभग हर पेपर में पूछा गया इस क्वेश्चन को। नंबर 1, माध्य क्या होता है? मीन, इसी को ही हम बोलते हैं औसत,
इसी को ही हम बोलते हैं समांतर माध्य। इसमें कोई ये नहीं है कि समांतर माध्य अलग हो गया, औसत अलग हो गया, माध्य अलग हो गया। और इसी को ही हम बोलते हैं मध्य मान। ठीक है। और ये सब होते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। कैपिटल एम माध्य, पदों का योग बटे पदों की संख्या। माध्यिका मीडियन, माध्यिका को माध्यांक भी बोलते हैं। और माध्यिका पदों पर डिपेंड करती है। जब पदों की संख्या क्या हो, विषम। अब अच्छा, कोई भी डाटा दिया जाएगा तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा? दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में, आरोही या अवरोही किसी में भी लिख सकते हो, आरोही क्रम में लिखने पर सबसे पहला काम, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, अब उसमें होगा क्या? पदों की संख्या या तो विषम होगी या फिर सम होगी। इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? या तो पदों की संख्या विषम होगी या पदों की संख्या सम होगी। जब पदों की संख्या क्या होगी? विषम। अच्छा, ये होता क्या है? माध्यांक क्या होता है? मध्य का पद, मध्य पद भी बोल सकते हैं। मध्य का पद, मान नहीं, क्या? पद। मध्य में पद कौन सा होगा? जैसे देखना, 2, 5, 8, 9, 10, 20, 50। मान लो ऐसे उल्टे सीधे डाटा लिखे, लेकिन लिखे क्या? आरोही क्रम में लिखे हैं। कितने हैं डाटा? 7। कितने डाटा है? कितनी संख्या है? 7। ठीक मध्य में कौन सी संख्या है? तो इसी को बोलते हैं माध्यिका, मीडियन। इसी को ही बोलते हैं क्या? माध्यिका। ठीक है। अब इनका अगर औसत निकाला जाए तो जोड़ के हम 7 से भाग देंगे। जरा देख लो, 80, 70, 80, 80, 89, 89 और 8, 97, 97, 5, 102 और 102 और 2, 104, 104 बटे 7, 7 एकम बचा कितना? 3, 7 चौका, माध्य 14 के समथिंग आ रहा है और माध्यिका 9। माध्यिका कितनी आ रही? 9। अच्छा बताओ, 50 की जगह हम 100 लिख दें तो माध्य और भी ज्यादा आ जाएगा, लेकिन माध्यिका 9 ही रहेगी। माध्यिका में अंतर समझ में आया? यस सर। माध्यिका जो है, जो बीच में लिखा हुआ है,
हाँ हाँ, तो अभी आप रहे। तो जब पदों की संख्या कैसी हो, विषम, तो हम माध्यिका निकालेंगे n+1/2 पद, ये हमारी माध्यिका हो जाएगी। तो यहां कितने थे, 7। तो देखना 7 + 1/2 वह पद, तो 7 और 1 8, 8/2 बराबर 4वां पद। तो 1 2 3 4, बात समझे? ठीक है, तो ये आपका जब पदों की संख्या क्या हो, विषम। ठीक है, तो मध्य वाला पद बताना है। तो मध्य वाला पद कैसे निकालेंगे, आपको हमने जब संख्या पद्धति पढ़ाई थी तो उसमें भी बताया था। आपका काम क्या है, 7 है भाई, 7 में 2 से जब भाग दोगे, आधे आधे हिस्सों में बांटोगे, तो एक कोई अलग रहेगा। ठीक, तो एक अलग निकाल के रख लो, 3 अलग कर दिए। तो एक जो है वो बीच में जब बैठाओगे तो चौथे नंबर पे पहुंचेगा, 3 अलग हुए। लेकिन जब हमारे पद कैसे होंगे, सम, तो देखना पहले तो समझ लो, उसके बाद तब आपको फार्मूला लगाएंगे, तभी फार्मूला समझ में आएगा, नहीं तो फार्मूला की जरूरत भी नहीं है। मान लो यहां एक और पद बढ़ा दिया, एक और पद बढ़ा दिया, तब कितने हो गए? तो मध्य में बताओ यहां पे कौन सा पद होगा, यहां मध्य में होंगे 2 पद, 3 ये इधर, 3 ये इधर। अब जब मध्य में 2 पद आ गए तो इनके भी मध्य में होगा कुछ, यहां कहीं सिंगल पद बताना होगा ना, तो ये दोनों के मध्य में भी होगा कोई। तो सुनिए, 8 पदों में कौन कौन से नंबर के पद आ रहे हैं आपके, 9 10 कौन से नंबर पे है 9, और ये 4वां पद है और 5वां पद है। ठीक है, इनके भी बीच का अगर निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, बीच का निकल आएगा। किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच का पद निकालना है, उनको दोनों को जोड़ के 2 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। चलिए, तो यहां चौथा पद और 5वां पद आया कैसे, पद कितने थे, तो 8/2वां पद, 8/2 + 1वां पद। तो जो भी है, जितने भी पद है उनका आधा कर लो, एक वो पद और एक उसके ठीक बाद का पद। ये फार्मूला नहीं रखना है, ये तो बहुत कठिन बन जाएगा। 20 पद है तो बीच में कौन कौन से पद आएंगे, 10वां और 11। 40 पद है, बीच में कौन कौन से आएंगे, 20वां और 21वां। बस इतना याद रखिए, फार्मूला लिखा दे रहे हैं, याद नहीं होगा ये। जब पदों की संख्या क्या हो, सम हो, तो माध्यिका क्या होगी, n/2वां पद प्लस n+1/2वां पद। और देखो, इनके भी मध्य का निकालना है तो बट्टे में क्या होगा, तो ये याद कर लोगे, हो जाएगा। नहीं, इसे याद भी नहीं करना, बस लिख के रख लो। ठीक है, 60 पद है अगर किसी सीरीज में, कितने, तो मध्य में कौन कौन, 30 31। ये फार्मूला याद करने की क्या जरूरत है। ठीक है, 30वां पद प्लस 31वां पद और उनके भी बीच का निकालना, दोनों को जोड़ के 2 से बाहर दे दो, आ गया। ठीक है, ठीक, यही लिख लो एग्जाम्पल। दो हो जाएंगे, 8/2 + 9 9.5